क्या आप जानते हैं इंडिया में 108 यूनिकॉर्न हैं जिनका टोटल वैल्यूएशन 340 बिलियन से ज़्यादा है, पर मोस्ट ऑफ कंपनीज लॉस मेकिंग है, ओनली फ्यू हैड मेड प्रॉफिट। तो उनका ये इतना वैल्यूएशन कैसे है, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है और कौन से वो फैक्टर हैं जो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू में, जो उनके वैल्यूएशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन से वो फैक्टर हैं जो इंट्रिंसिक वैल्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड उसे ड्राइव करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी स्टार्टअप, मैच्योर या इंटरमीडिएट कंपनी का वैल्यूएशन करना है तो इन फैक्टर्स को जरूर देखें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन उसकी कैश फ्लो जनरेट करने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर एक कंपनी ज़्यादा कैश जनरेट कर सकती है, ज़्यादा कैश बना सकती है, उसका वैल्यूएशन उतना ही हाई होगा। पर जब भी हम कभी वैल्यूएशन करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि वो कंपनी इन्फिनिटी तक ऑपरेट करेगी। उसको अकाउंटिंग टर्म में गोइंग कंसर्न कहते हैं। अज्यूम कर लिया कि ये कंपनी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। पर जो उसके फेजेस हैं, हम उस कंपनी को प्राइमरली 3 फेज में डिवाइड करते हैं। तो उसका जो वैल्यूएशन है, जो उसका कैश फ्लो है, हमने क्या किया, उसको 3 फेज में डिवाइड कर दिया। जो नंबर 1 आता है वो है करंट कैश फ्लो। आज के टाइम में जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो एग्जिस्टिंग एसेट है, उससे कितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, वो हो गया करंट कैश फ्लो। द सेकेंड फैक्टर जो आता है वो है कैश फ्लो फ्रॉम न्यू इन्वेस्टमेंट या कैश फ्लो फ्रॉम एफिशिएंसी। एक कंपनी जो न्यू इन्वेस्टमेंट करेगी, नया पैसा डालेगी कैपेक्स में, उसके कारण जो कैश फ्लो होगा, या कुछ ऐसे चेंजेस करेगी जिसके कारण कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी, उसके कारण जो एडिशन कैश फ्लो होगा वो आता है कैश फ्लो फ्रॉम ग्रोथ पीरियड। द थर्ड पार्ट आता है टर्मिनल वैल्यू। जब हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये कंपनी अब स्टेबल रहेगी, अब इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सिमिलर रहेगा, इट्स नॉट गोना टू ग्रो, इसमें कोई ऐसा एक्सपांशन, कुछ भी ऐसा एफिशिएंसी कुछ भी करने का ये उस फेज में आ गई है, बस जहाँ से ये चलती रहेगी, बट वी आर नॉट अज्यूमिंग एनी ग्रोथ। सो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, वो हो गया करंट कैश फ्लो फ्रॉम एग्जिस्टिंग एसेट्स प्लस कैश फ्लो फ्रॉम न्यू इन्वेस्टमेंट एंड कैश फ्लो फ्रॉम एफिशिएंसी प्लस टर्मिनल वैल्यू। तो इस वीडियो में हम जो भी कैश फ्लो की बात करेंगे वो कंपनी लेवल के कैश फ्लो की बात करेंगे। देखिए, किसी भी कंपनी में 2 तरह के ओनर होते हैं। एक होते हैं इक्विटी होल्डर, जिन्हें हम शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर भी कहते हैं, जिन्होंने उस कंपनी में शेयर परचेज किया होता है। दूसरा होता है डेट होल्डर, जिन्होंने उस कंपनी को चलाने के लिए लोन दिया होता है। जब भी कोई कंपनी किसी प्रॉब्लम में होती है या उस कंपनी का लिक्विडेशन होता है, बिकती है, जो सबसे पहला राइट होता है वो हमेशा डेट होल्डर्स का होता है। पहले डेट होल्डर्स को लोन्स को चुकाया जाता है, उसके बाद जो बच जाता है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। पर फॉर सिंप्लिसिटी परस्पेक्टिव हम इस वीडियो में जो कैश फ्लो की बात करेंगे वो कंपनी लेवल के कैश फ्लो की बात करेंगे। जो हम वैल्यूएशन कर रहे हैं वो ओवरऑल कंपनी का कर रहे हैं, एंटरप्राइज वैल्यू के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। पर अगर आपको शेयर होल्डर के लेवल पे आना है तो उसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। हम क्या करते हैं, जो भी एंटरप्राइज वैल्यू, उसमें से हम डेट होल्डर की जो वैल्यू है वो निकाल देते हैं, तो शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से हो जाता है। बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी पर्सपेक्टिव हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपनी वैल्यूएशन, अबाउट कंपनी लेवल कैश फ्लो। सो जो फर्स्ट पिलर है इंट्रिंसिक वैल्यू का वो है करंट कैश फ्लो फ्रॉम एग्जिस्टिंग एसेट्स और प्रोजेक्ट्स। तो जो ये कैश फ्लो है ये कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से जनरेट कर सकते हैं। और आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, आपको कंपनी का टोटल रेवेन्यू पता हो, टोटल एक्सपेंसेस पता हो और सस्टेनेबल कैपेक्स, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट जो नीडेड है कंपनी को, वो पता हो, तो आप कैश फ्लो को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैश फ्लो इज टोटल रेवेन्यू माइनस operating expenses and COGS, cost of goods sold, minus
any investment needed. ये जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे बता रहे हैं यहाँ पे, वो किसी ग्रोथ के लिए नहीं बता रहे, बल्कि जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनको सस्टेन करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब उस जो यूनिट में जो मशीनरी हैं एक टाइम के बाद वो पुरानी हो जाएंगी और आपको उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, और रिप्लेसमेंट के लिए आपको कैपेक्स की ज़रूरत होगी। तो हम जो ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये उस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जो आपको एग्जिस्टिंग एसेट को ऑपरेट करने के लिए हमेशा लगाते रहनी पड़ेगी, चाहे वो आपको मशीनरी रिप्लेस करने के लिए हो, चाहे वो बिल्डिंग के लिए हो, चाहे वो किसी और रीजन के लिए हो, बट दैट मनी विल गो इनटू द एग्जिस्टिंग एसेट्स। तो वो है करंट कैश फ्लो। करंट कैश फ्लो बहुत इजी है कैलकुलेट करना, ये आपको हर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में इजीली मिल जाएगा, क्योंकि दे नीड टू रिपोर्ट कि उनका टोटल रेवेन्यू क्या है, दे नीड टू रिपोर्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उनको कितना खर्चा करना पड़ा उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं और सस्टेनेबल कैपेक्स क्या है। तो इट्स ईजी टू गेट दैट। जो सेकंड पार्ट आता है वह कैश फ्लो फ्रॉम ग्रोथ, और जब स्टार्टअप की बात है मोस्ट ऑफ वैल्यूएशन जो है इसी पार्ट से ड्राइव होता है, क्योंकि वो क्या बोलता है कि हम बहुत ग्रो करने वाले हैं, ये फेज है जहाँ पे हम बहुत कैश फ्लो जनरेट करेंगे, हमारी कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी और हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, और इस टाइम पे जो है हम वो कैश फ्लो जनरेट करेंगे। तो जब भी आप स्टार्टअप का देखेंगे, स्टार्टअप बोलेंगे को बहुत ज़्यादा कैपेक्स नीडेड होती है, इसके कारण वो बार बार मार्केट से पैसा भी रेज करते हैं, बट ये पीरियड होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है, और क्योंकि ये सारा का सारा पीरियड जो है फोरकास्टेड होता है, एस्टिमेटेड होता है, बेस्ड ऑन अजम्पशंस होता है, चाहे वो अजम्पशंस ओनर्स की अजम्पशंस हो, मार्केट की अजम्पशन हो, आपकी टॉप लेवल अजम्पशंस हो, इसमें आपको ऐसा 100% श्योरिटी कुछ नहीं होती कि भाई ये होने वाला है, बट द बेस्ट गैस व्हाट यू कैन हैव। तो आपके लिए जब जो ये ग्रोथ पीरियड का है, ये आप कैसे ड्राइव करते हो, इट डिपेंड ऑन सेक्टर टू सेक्टर एज वेल, बट ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये ग्रोथ पीरियड किसी भी आप एक पर्टिकुलर सेक्टर को उठा के लीजिए। मान लीजिए आप IT कंपनी की बात कर रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि ओके इस कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है, जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ये कंपनी ये सर्विसेज आगे कितने सालों के लिए चाहिए होगी। आप अज्यूम कर लेते हैं कि 5 ईयर 10 ईयर वट एवर, डिपेंड ऑन ऑब्वियसली अगर किसी भी सेक्टर में बहुत ज़्यादा मार्जिन है, बहुत प्रॉफिट है, क्या होगा, नई कंपनीज आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, मार्केट शेयर घटेगा, ग्रोथ घटेगी। तो आप यू कांट अज्यूम कि भाई ग्रोथ पीरियड है वो चलता ही रहेगा। ऑब्वियसली यू नीड टू अज्यूम अ लिमिटेड पीरियड विच इज जनरली फॉर मोस्ट ऑफ सेक्टर्स फॉर 8 to 10 years. That's what we can say in most of the cases, but obviously we need to read research about that particular sector, for that particular project, for that particular services, and to understand what the growth period is, what their management is talking in their reports, what their competitors are talking about, what the other valuer is doing. So the first thing you need to understand how long that growth period will be. The second part comes into how much additional revenue or additional cash flow will be generated during that period, and obviously that will be dependent again on 2 factors. First, कितना कैपेक्स कंपनी लगाने का सोच रहे हैं। अब भाई कुछ भी अगर एडिशनल कैश फ्लो अगर जनरेट करना है तो कैपेक्स तो लगाना ही पड़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑब्वियसली नीडेड वेरी हाई कैपेक्स। अगर आप एक नई यूनिट स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे मान लेंगे कि भाई उससे और कैश फ्लो वो कंपनी जनरेट कर सकते हैं। मे बी फॉर सर्विसेज एज वेल दे नीड टू हायर अ लॉट ऑफ पीपल, दे नीड टू विन मोर प्रोजेक्ट टू गेट मोर कैश फ्लो। तो कि कितना कैपेक्स उन ग्रोथ पीरियड्स में, उन ग्रोथ फेजेस में कंपनी स्पेंड करने की सोच रहे हैं। सेकेंड पार्ट कम्स फ्रॉम एफिशिएंसी परस्पेक्टिव कि किस तरह से कंपनी और एफिशिएंट बनने की कोशिश करे, क्या टेक्निक्स हैं जो यूज़ कर रही हैं और क्या किसी ने ऑलरेडी यूज़ किया है, और अगर किए हैं तो उससे क्या बेनिफिट हुआ है। तो आपको ये 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने कि ग्रोथ पीरियड कितना लंबा होगा और उसमें किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एवरी ईयर 10 ईयर्स 10%, 15%, 20%, गेटिंग डबल, डिपेंड ऑन सेक्टर, कंपनी, बट that depend on your research. But these are the 2 factors very important to understand. The third factor comes during that period is कि भाई जो आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे ये पैसा
कहाँ से आने वाला है, क्या ये इक्विटी होल्डर देने वाला है या ये डेट उठाने वाला है, या जो उसका एग्जिस्टिंग कैश फ्लो है उससे वो पैसा निकाल के वो लगाने वाला है। तो आपको ये समझना होगा कि क्या उसकी डेट इक्विटी रेशियो रहेगी टू कैलकुलेट बैक, टू डिस्काउंट इट बैक। सो आपको ग्रोथ पीरियड का जो कैश फ्लो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ग्रोथ फेज कितना लंबा होगा और उस ग्रोथ फेज में कितना ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट होगा और वो पैसा जो उस ग्रोथ फेज में लगा रहे हैं वो कहाँ से आएगा। तो दैट 3 फैक्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ फेज कैश फ्लो। The last pillar come to terminal value. Terminal value is again a critical part but much easier compared to growth period to understand. Why? जब आपको पता है कि ये ग्रोथ फेज खत्म हो गया और आज इस ईयर में ये कंपनी इतना कैश फ्लो जनरेट करेगी, तो आप क्या जूम कर रहे हैं टर्मिनल में? टर्मिनल फेज में आप कह रहे हैं कि इस कंपनी का ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा। मे बी वी आर अज्यूमिंग CPI से ग्रो करेगा क्योंकि जितना इन्फ्लेशन ग्रो करेगी उससे उतना ही इसका मे बी कैश फ्लो जनरेट होगा, और मे बी देयर विल बी नो इन्फ्लेशन, नो ग्रोथ, it will keep eroding. But you can assume you can manage your growth rate depend on what type of sector it is, what type of market it's in operating. So but it will be based on your last year of growth period. So that's what you are going to use to calculate your terminal value. So these are the factors, these are 3 major driver for intrinsic value. We are going to have next video to understand DCF practically. We will utilize numbers or take an example of company to calculate all these 3 pillar and to reach on intrinsic value. If you like this video, please subscribe and like. Thank you very much.